आज हम इस वीडियो में मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित का अर्थ होता है प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ कक्षा 12वीं की पुस्तक वेतान में है और इसमें एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा, जीवंत यानी जीती हुई गाथा जो उसने खुद भोगी, खुद देखी, खुद जी है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी का अर्थ होता मन को छूने वाला चित्रण तो है ही अस्त व्यस्त यानी बिखरी हुई, अलमस्त यानी मस्ती में निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और उसके लड़ते जूझते यानी संघर्ष करते हुए किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल यानी व्याकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती हैं। आइए, ये था पाठ का थोड़ा सा सार। अब हम आनंद यादव द्वारा रचित पाठ जूझ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। जूझ, लेखक हैं आनंद यादव। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक न एक कर देगा, लेकिन मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय का था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। लेखक अपने मन की तड़पन को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि लेखक पाठशाला जाने के लिए उसका मन तड़पता था, लेकिन दादा यहाँ उसके अपने पिता के बारे में कहा है कि मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी और मन से ये कह दो मैं पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता था उनसे कि कहीं मुझे वो हड्डी पसली ना कर दे, यानी कि कहीं मुझे बुरी तरह से पिटाई ना कर दे। लेकिन मैं हमेशा एक ही ताक में रहता था कि कोई दादा ना मेरे पिता को समझा दे। और मुझे पूरा विश्वास था कि चाहे मैं पूरी ज़िंदगी खेत में काम करता रहूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो बाबा अर्थात लेखक के दादा के समय का था वह दादा यहाँ पर लेखक के पिता हैं के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे यानी कि नीचे की तरफ लेकर जा रही है। लेखक कहता है कि मैं अगर पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी और फिर कुछ पैसे ही बचेंगे। लेखक यहाँ पर एक अपने ग्रामीण व्यक्ति का उदाहरण दे रहे, बिठुआ आने की तरह। वह जब क्योंकि बिठुआ आना पढ़ा लिखा था और अपना काम धंधा वो कर रहा था, इसीलिए वह कुछ पैसे भी कमा रहा था। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार लेखक के मन में चलते रहते थे। तो यहाँ लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उसे पढ़ने की कितनी अत्यधिक लालसा है, और लेखक यहाँ दूर की सोच रहा है। दूर किस लिए सोच रहा है कि ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लेगा, उसके पास कुछ 2 पैसे भी जमा हो जाएंगे। अब आगे, दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी।
जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता तो हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। लेखक कहते हैं कि जैसे ये दिवाली बीत जाती और ईख पेरने यानी ईख की कटाई काम शुरू हो जाता और गांव में कोल्हू लग जाते थे। लेखक बताते हैं कि हमारा कोल्हू जरा जल्दी लग जाता था, क्योंकि मेरे दादा यानी मेरे पिता की ये समझ थी कि ईख इस समय अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। और यह कहना उनका सही था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता था वैसे वैसे गांव में और भी कोल्हू का अर्थ होता है एक्सपेलर कि चलने लगते तो बाजार में गुड़ बहुत अधिक आ जाता था और भाव नीचे गिरने लग जाते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का अर्थ है अच्छी क्वालिटी का गुड़ आ जाता और हमारे जैसे खेतों में बनाए गए जो गुड़ थे जो थोड़े से कम अच्छे थे, औसत दर्जे के थे, वो कौन खरीदता। बाकी किसान यही सोचते थे कि अगर ईख कुछ दिनों और खेतों में खड़ी रहेगी तो उसमें रस गाढ़ा हो जाएगा और रस गाढ़ा होने के कारण गुड़ भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसका ज़्यादा गुड़ निकलता था। लेकिन लेखक के पिता की समझ ये थी गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए लेखक बताते हैं कि सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता। तो यहाँ लेखक अपनी जो फसल है खेती बाड़ी उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम इससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। कि जल्दी कोल्हू लगने के कारण हमारा जो काम था कोल्हू गुड़ निकालने का वो ख़त्म हो गया था और फिर हमने आगे के काम शुरू कर दिए थे। आगे है अब सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसीलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। लेखक बताते हैं कि सभी व्यक्ति धूप में लेटे हुए थे और माँ धूप में कंडे यानी गोबर के उपले थाप रही थी, यानी पात रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर अपनी माँ को दे रहा था और क्योंकि हम दोनों ही थे इसीलिए मैं बीच बीच में माँ से बातचीतें कर रहा था। मैंने अपने मन की बात कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, ये बात मैंने अपनी माँ को बता दी। और फिर माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात तो वह बहरला सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। फिर माँ बेटे के मन की बात को जानती थी, लेकिन माँ भी विवश थी क्योंकि वह भी अपने पति से डरती थी। तो माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे अर्थात लेखक से कहती है कि अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। कि जैसे ही मैं पढ़ने लिखने की बात कहती हूँ तो बरहेला का अर्थ होता है जंगली सुअर की तरह वह मेरे पर गुर्राता है। और मुझे मालूम है कि माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। हो सकता है उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया होगा और तभी तो वह जंगली अपने पति को भी कहती बरहेला सुअर की तरह वह गुर्राता है। अब आगे, अब मल्ला यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ भी करना नहीं रह गया है, इसीलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने की बात कहे। आज रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ।
तो उन्हें यह सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह समझा सकेंगे। लेखक कहते हैं कि अब खेती बाड़ी का सारा काम खत्म हो गया, अब मैं खाली हो गया हूँ, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम दत्ताजी राव सरकार। दत्ताजी राव गांव का प्रतिष्ठित जमींदार था और सभी को पता कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसके गांव में कोई भी व्यक्ति उससे काम को मना नहीं कर सकता। इसीलिए लेखक अपनी माँ को सही सुझाव देता है कि तुम दत्ताजी राव सरकार के पास चलना और मेरे पढ़ने की बात कहना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और इसी तरीके से लेखक ने अपनी माँ को सब बात की और वह समझता था कि उसके पिता दत्ताजी राव सरकार की बात को नहीं टालेंगे। इसीलिए लेखक अपनी माँ को यही कहता कि तुम चलना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम उन्हें अच्छी तरह से ये बातें समझा देना, तो वे दादा को भी ठीक, दादा यानी मेरे पापा पिता या को ठीक समझा देंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना कहने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उनके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उनका बस नहीं चलता था। तो लेखक बताते हैं, माँ मेरे मन की बात जानती थी, इसीलिए तो जाने के लिए तैयार होगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी कि कहीं उसके पति को इस बात का पता चल गया तो दोनों को बुरी तरह से पीटेगा। लेकिन लेखक को भली भांति पता था, उसकी माँ का मन अंदर से तड़पता था कि 7वीं तक तो कम से कम वह अपने बेटे को पढ़ा देगी, लेकिन अब दादा यानी लेखक के पिता के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। लेखक आगे कहते हैं, रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रुखमा बाई के यहाँ गुजार देते हैं, खेती के काम में हाथ नहीं लगता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा के सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे। इसीलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आन दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह से देख। तो लेखक और उसकी माँ रात को दत्ताजी सरकार के यहाँ जाते हैं और माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया और वे भी इस बात से सहमत हो गए थे। माँ ने यह भी बताया कि दादा यानी लेखक के पिता सारा दिन बाजार में रखमा बाई नाचने गाने वाले के जो थी स्त्री, उसके पास उसके पति जाते हैं और खेती बाड़ी के काम में हाथ नहीं लगाते। माँ ने देसाई को भी यह विश्वास दिला दिया कि अगर उसके दादा यानी लेखक के पिता खेत में काम करेंगे तो उन्हें जिस पूरा दिन गांव में इधर उधर आज़ादी से घूमते रहते तो घूमना बंद हो जाएगा, और इसीलिए उसने मेरी यानी लेखक की पढ़ाई बंद करवा दी और मुझे यानी लेखक को खेती में जोत दिया। यानी खेती का काम, कि खुद तो खेती का काम करते नहीं, हाँ इस छोटे से लड़के को यानी लेखक को समय उम्र कम थी कि इनको खेती का काम करवाने लगे। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उन्हें सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह से देख कि अब उनको मैं सुनाता हूँ कि वो कैसे घूमता रहता और छोटे से बच्चे की पढ़ाई छुड़वाकर उसे काम धंधे में लगा दिया। फिर आगे, उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। फिर लेखक कहते कि मैंने उठते उठते फिर दत्ताजी राव सरकार से कहा कि जनवरी का महीना है और परीक्षा भी यानी कि एग्ज़ाम में नज़दीक आ गए हैं। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर
बैठ गया और पढ़ने लगा और पढ़ने की दोहराई करता रहा, यानी कि मैं अगर अभ्यास करता रहा तो 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी कर लूँगा और मेरा 1 साल भी बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम भी नहीं है कि मैं खेतों में जाऊं और काम करूं, तो इससे अच्छा है कि जनवरी आ चुकी है और मेरा 1 वर्ष जो है बेकार नहीं जाएगा और मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। अच्छी मेहनत करके मैं पास भी हो जाऊंगा। अब दत्तात्रेय जी राव कहते ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद भी तू भी आ जाना रे छोरा। तो लेखक बताते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, और जब वह यानी लेखक के पिता आ जाए तो उसे मेरे पास यानी दत्ताराव सरकार के कहते हैं कि मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर यानी कि थोड़ी बहुत देर के बाद तू भी आ जाना रे छोरे। यहाँ दत्ताराव सरकार ने लेखक को संबोधित किया है जी। कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये आखिरी से बातें कही हैं, वह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। खैर नहीं, माँ के लिए साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कहते हम दोनों खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि अगर हमने यहाँ आए हैं और ये सही बात आपसे कहीं तो वो हम पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए आप उसे ये मत बताना कि सभी बातें आकर हमने आपसे कही हैं। हाँ, ये कह देना कि माँ यहाँ पर साग सब्जी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तो उससे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। फिर दत्ता जी कहते हैं ठीक है, मुझे जो करना मैं करूँगा, और उसके सामने मैं जो तुझसे पूछूंगा तुझे साफ साफ उत्तर देना है, डरना बिल्कुल नहीं। आज बस इतना ही, और शेष पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा कि आपको ये पाठ इतना समझ आ गया। धन्यवाद।